नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी हमारे सब्सक्राइबर अमन ने भेजी है, जो कि उनके ही रिलेशन में यह घटना घटी थी। तो आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नागपुर में, जहां आधुनिकता का स्पर्श बहुत कम पहुंचा था, एक पुरानी किंवदंती जीवित थी। गांव वाले कहते थे कि जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक अघोरी साधु ने वर्षों पहले तपस्या की थी। गांव वालों के बीच यह मान्यता थी कि वह अघोरी अमर था और अब भी वहीं रहता था। नागपुर के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे उस दिशा में कभी न जाएं। कहते थे कि जो भी उस मंदिर के पास गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद कुछ युवक हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। रमेश, एक युवा लड़का जिसे अपने साहसिक कार्यों के लिए जाना जाता था, अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। उसके दोस्तों में सुरेश और मोहन शामिल थे। तीनों ने तय किया कि वे उस मंदिर का रहस्य जानने के लिए जाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे किस खतरनाक खेल में शामिल हो रहे हैं। रमेश, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें वहां जाना चाहिए? सुरेश ने चिंतित स्वर में पूछा। हमें गांव की पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ बड़ों का डराने का तरीका है, रमेश ने उत्साह से कहा। तीनों दोस्त जंगल के घने पेड़ों के बीच कठिन रास्तों से होते हुए मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। मंदिर खंडहर में बदल चुका था, लेकिन वहाँ एक रहस्यमयी आभा थी। अचानक उन्हें मंदिर के गर्भगृह से एक धीमी आवाज सुनाई दी। वे डर गए, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। गर्भगृह में एक वृद्ध साधु बैठा था, जिसके चारों ओर चिता की राख बिखरी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहन ध्यान में लीन था। यह वही अघोरी है, मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन रमेश ने आगे बढ़ने का फैसला किया। महाशय, क्या आप हमें इस मंदिर का रहस्य बता सकते हैं? उसने साहस जुटाकर पूछा। अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग की लपटें हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने गहरी आवाज में कहा। यह स्थान शापित है। अघोरी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रमेश ने और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन अघोरी ने एक मुट्ठी राख उठाई और हवा में फेंक दी। अचानक तीनों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके चारों ओर अंधकार फैल गया हो। जब वे वापस गांव पहुंचे, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। वे धीरे धीरे असामान्य घटनाओं का सामना करने लगे। सुरेश को रात में अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह एक चिता के चारों ओर अघोरी के साथ बैठा होता था। मोहन को अपने घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उसे पागल कर रही थीं। रमेश, जो इस सब का कारण बना था, अब सबसे अधिक परेशान था। उसे हर समय ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला, तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके सामने अघोरी खड़ा था। तुम्हें मेरे श्राप का सामना करना पड़ेगा, अघोरी ने कहा। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम और तुम्हारे दोस्त इसकी कीमत चुकाओगे। अघोरी का श्राप धीरे धीरे सच होने लगा। सुरेश की मौत सबसे पहले हुई। एक रात उसके घर में आग लग गई और वह जिंदा जल गया। मोहन पागल हो गया और उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वह लगातार बड़बड़ाता रहता था, अघोरी आ रहा है, अघोरी आ रहा है। रमेश की स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। उसे अब दिन में भी अघोरी की परछाई दिखने लगी थी। उसने कई बार गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। रमेश ने अंततः फैसला किया कि वह फिर से उस मंदिर में जाएगा और अघोरी से माफी मांगेगा। वह जानता था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह और उसके दोस्त इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। जंगल के रास्ते में रमेश को हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन इस बार वह डर से नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को बचाने की चाह में आगे बढ़ रहा था।
जब रमेश मंदिर पहुंचा तो अघोरी वहीं बैठा था, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अघोरी ने कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। महाशय, मुझे माफ कर दीजिए, रमेश ने विनम्रता से कहा। मैंने गलती की और इसके कारण मेरे दोस्त मारे गए। अघोरी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तुम्हारे साहस और पश्चाताप को देखते हुए मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, इस श्राप को हटाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान करना होगा। रमेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। अघोरी ने एक मंत्र पढ़ा और रमेश की आत्मा को मुक्त कर दिया। उसी क्षण मोहन के मन का पागलपन भी समाप्त हो गया और सुरेश की आत्मा को भी शांति मिल गई। गांव वालों ने रमेश की कहानी सुनी तो वे चौंक गए। उन्होंने उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अघोरी की याद में वहां एक छोटा सा स्मारक बना दिया। रमेश की बलिदानी आत्मा ने न केवल अपने दोस्तों को बचाया, बल्कि पूरे गांव को भी एक बड़े खतरे से मुक्त किया। नागपुर अब शांत था, लेकिन अघोरी की कहानी हमेशा के लिए गांव की लोक कथाओं में जीवित रही। लोग अब भी उस मंदिर के पास जाने से डरते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि एक युवक की साहसिक यात्रा ने उन्हें उस श्राप से मुक्त किया था। गांव के लोगों ने मान लिया था कि अघोरी का श्राप समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी डर बना हुआ था। समय बीतता गया और गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन कुछ महीने बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। बच्चों की नींद में चीखें सुनाई देने लगीं, पशु अचानक मरने लगे और लोगों को अपने घरों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रामू, गांव का मुखिया, इस सब से बहुत परेशान था। उसने गांव के बुजुर्गों की एक बैठक बुलाई। हमें फिर से कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उसने कहा। क्या यह संभव है कि अघोरी का श्राप अभी भी हमारे गांव में है? बुजुर्गों ने विचार विमर्श किया और निश्चय किया कि उन्हें इस रहस्य का समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने सोचा कि शायद कोई और रहस्य मंदिर में छिपा हुआ है, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। रामू ने गांव के कुछ साहसी युवकों को अपने साथ जंगल में चलने के लिए तैयार किया। इस बार उन्होंने निर्णय लिया कि वे पूरी तैयारी के साथ मंदिर जाएंगे। उनके साथ गांव के पंडित जी भी थे, जो मंत्रों और पूजा सामग्री के साथ गए थे। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें वहां एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। पंडित जी ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने मंदिर के चारों ओर गोबर के लेप से एक पवित्र घेरा बनाया और गांव वालों को उसके अंदर रहने का निर्देश दिया। पंडित जी ने मंदिर के गर्भगृह में गहन ध्यान लगाकर देखा। वहां उन्हें एक छिपी हुई सुरंग दिखाई दी, जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। सुरंग के अंदर जाने पर उन्हें एक और छोटे मंदिर का पता चला, जहां एक और अघोरी की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे एक ताबूत रखा था। यहाँ कुछ रहस्य छिपा हुआ है, पंडित जी ने कहा। हमें इसे खोलना होगा। जब उन्होंने ताबूत को खोला तो उसमें एक पुरानी पांडुलिपि और कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री मिली। पंडित जी ने पांडुलिपि को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आया कि यह ताबूत और पांडुलिपि उस अघोरी का असली रहस्य है। पांडुलिपि में लिखा था कि अघोरी ने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था, लेकिन उस तंत्र के कारण उसकी आत्मा श्रापित हो गई थी। उसका उद्देश्य था कि जो भी उसके मंदिर में आएगा, उसकी आत्मा को वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग करेगा। पंडित जी ने यह भी पढ़ा कि इस श्राप को समाप्त करने का एकमात्र तरीका था कि उस अघोरी की आत्मा को शांति प्रदान की जाए। इसके लिए एक विशेष यज्ञ की आवश्यकता थी, जिसमें गांव के सभी लोगों को भाग लेना होगा। गांव वालों ने पंडित जी के निर्देशों का पालन किया और यज्ञ की तैयारी शुरू की। यह यज्ञ बहुत कठिन और जटिल था, लेकिन गांव वालों ने मिलकर इसे पूरा करने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। यज्ञ के दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, मंदिर की आभा और भी चमकने लगी। गांव वालों ने देखा कि मंदिर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। यज्ञ के अंत में
पंडित जी ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और अघोरी की आत्मा को शांति प्रदान की। अचानक एक तेज प्रकाश ने मंदिर को घेर लिया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। सबने महसूस किया कि अब मंदिर और गांव पूरी तरह से सुरक्षित हैं। गांव वालों ने चैन की सांस ली और एक दूसरे को बधाई दी। उन्होंने मिलकर उस पुराने मंदिर की सफाई की और वहां एक नया दीप जलाया जो हमेशा जलता रहेगा। यह दीप उस बलिदान और साहस की याद दिलाता रहेगा जिसने गांव को एक बड़े संकट से बचाया। गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई थी। लोग अब मंदिर के पास जाने से नहीं डरते थे, बल्कि वहां पूजा करने जाते थे और अपने प्रियजनों की भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। रमेश की कहानी ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया था और उन्हें सिखाया था कि एकता और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। समय के साथ नागपुर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग यहां आते और अघोरी के मंदिर में पूजा करते। गांव की कहानियां और किंवदंतियां अब पूरे क्षेत्र में प्रचलित हो गई थीं। लेकिन हर कहानी का अंत नहीं होता। अघोरी का श्राप तो समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी शक्तियां अभी भी कुछ स्थानों पर विद्यमान थीं। यह कहा जाता है कि अघोरी की आत्मा ने अपने कुछ रहस्यों को पांडुलिपियों में छुपा दिया था, जिन्हें उसने पूरे क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर छिपाया था। गांव वालों ने यह ठान लिया था कि वे समय समय पर इन स्थानों की खोज करेंगे और अघोरी के सभी रहस्यों को उजागर करेंगे। पंडित जी ने गांव के युवकों को तंत्र मंत्र और पुरानी विधियों की शिक्षा देनी शुरू की ताकि वे आने वाले समय में किसी भी बुरी शक्ति का सामना कर सकें। वर्षों बाद पंडित जी की आयु बढ़ने लगी और उन्होंने अपने शिष्य आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आकाश ने पंडित जी से सभी विधाओं की शिक्षा प्राप्त की थी और वह भी उन्हीं की तरह ज्ञानवान और साहसी था। आकाश ने गांव के लोगों के साथ मिलकर अघोरी के अन्य रहस्यों की खोज जारी रखी। एक दिन जब आकाश और उसके कुछ साथी एक पुराने खंडहर में खोजबीन कर रहे थे, उन्हें वहां एक और पांडुलिपि मिली। यह पांडुलिपि अघोरी की आत्मा की पूरी मुक्ति का रहस्य बताती थी। इसमें लिखा था कि जब तक सभी पांडुलिपियों को एकत्रित नहीं किया जाएगा और एक विशेष यज्ञ नहीं किया जाएगा, तब तक अघोरी की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकेगी। आकाश ने गांव के लोगों को इस पांडुलिपि के बारे में बताया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे सभी पांडुलिपियों को खोजेंगे और अघोरी की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करेंगे। यह एक बहुत बड़ा कार्य था, लेकिन गांव के लोग एकजुट थे और उन्होंने इसे पूरा करने का संकल्प लिया। आकाश और उसके साथी वर्षों तक विभिन्न स्थानों की खोज करते रहे और धीरे धीरे सभी पांडुलिपियों को एकत्रित किया। जब सभी पांडुलिपियां एकत्र हो गईं, तो उन्होंने एक अंतिम यज्ञ की तैयारी की। इस यज्ञ में गांव के सभी लोग शामिल हुए और उन्होंने मिलकर अघोरी की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। अंततः यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और सभी पांडुलिपियां उसमें अर्पित की गयीं। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, एक तेज प्रकाश ने गांव को घेर लिया और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अघोरी की आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई थी और गांव को हमेशा के लिए श्राप से मुक्त कर दिया गया था। गांव वालों ने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया और आकाश को उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मिलकर एक नया मंदिर बनाया और वहां एक दीप जलाया जो हमेशा जलता रहेगा और अघोरी की आत्मा की शांति की याद दिलाता रहेगा। नागपुर अब एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित गांव बन गया था। लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, लेकिन अघोरी की कहानी और रमेश की बलिदानी यात्रा ने उन्हें एकजुट किया और सिखाया कि जब भी किसी बुरी शक्ति का सामना हो, तो एकता, साहस और धैर्य से उसे हराया जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। यह घटना 2014 मुंबई में घटी थी। रवि और निधि, एक नवविवाहित जोड़ा, अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आए थे। वे दोनों मुंबई के भीड़भाड़ और चमकधमक से आकर्षित थे। उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए एक खूबसूरत फ्लैट खरीदा जो शहर के एक पॉश इलाके में स्थित था। फ्लैट की लोकेशन और माहौल देखकर वे बहुत खुश थे। उन्होंने वहां अपने भविष्य के सारे सपने बुनने शुरू कर दिए।
लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस नए घर में अतीत का एक काला साया मंडरा रहा है। पहली रात जब वे अपने नए फ्लैट में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था। दोनों ने अपने फ्लैट को सजाया और एक दूसरे के साथ खुशियों में डूब गए। रात को सोते समय निधि को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने इसे अपनी थकान का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन रवि और निधि ने अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर दिए। रवि अपनी नौकरी पर चला गया और निधि घर में ही रही। दिन भर सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही शाम हुई निधि को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि यह आवाजें फ्लैट के अंदर से ही आ रही थीं। अगले कुछ दिनों में रवि और निधि को फ्लैट में अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी अचानक बिजली का गुल हो जाना, कभी दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना और कभी कभी तो उन्हें अजीब साए भी दिखने लगे। रवि ने इसे फ्लैट की पुरानी संरचना का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन निधि का डर बढ़ता ही जा रहा था। एक रात निधि को सपने में एक औरत दिखाई दी जो रो रही थी और उससे मदद की गुहार लगा रही थी। जब उसने इस बारे में रवि को बताया तो रवि ने इसे सिर्फ एक बुरा सपना मानकर उसे ढांढस बंधाया। निधि के सपने और अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। उसने खुद को असहज और डरी हुई महसूस करना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसियों से बात करने का निर्णय लिया और उनके अनुभव जानने की कोशिश की। एक दिन उसने अपने पड़ोसी मिस्टर वर्मा से बात की जो वहां कई वर्षों से रह रहे थे। मिस्टर वर्मा ने उसे बताया कि इस फ्लैट के पिछले मालिक की पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद से इस फ्लैट में जो भी आया उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। मिस्टर वर्मा ने निधि को चेतावनी दी कि वह इस फ्लैट से जल्द निकल जाए। निधि ने यह सुनकर रवि को सब कुछ बताया। रवि को यह सब बातें अविश्वसनीय लगीं, लेकिन उसने निधि को शांत करने के लिए इस रहस्य की तह तक जाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस फ्लैट के पिछले मालिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि पिछले मालिक मिस्टर मेहरा अपनी पत्नी रंजना के साथ इस फ्लैट में रहते थे। रंजना की मौत अचानक हो गई थी और उसके बाद मिस्टर मेहरा ने फ्लैट बेचकर शहर छोड़ दिया था। रंजना की मौत की परिस्थितियां अब भी रहस्यमय थीं और कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया था। रवि और निधि ने फैसला किया कि वे रंजना की मौत की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने रंजना की पुरानी सहेली सुनीता से संपर्क किया। सुनीता ने उन्हें बताया कि रंजना बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख महिला थी, लेकिन अपनी मौत से कुछ समय पहले वह बहुत डरी हुई और परेशान रहने लगी थी। उसने सुनीता से कहा था कि उसे लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सुनीता ने बताया कि रंजना की मौत के बाद उसने इस फ्लैट में कभी कदम नहीं रखा, क्योंकि उसे लगता था कि रंजना की आत्मा अब भी वहां है और वह न्याय की तलाश में है। रवि और निधि ने यह तय किया कि वे किसी अनुभवी पंडित जी से सलाह लेंगे। पंडित जी ने फ्लैट का निरीक्षण किया और बताया कि वहां वास्तव में रंजना की आत्मा मौजूद है, जो अभी भी अपनी मौत का कारण जानने की कोशिश कर रही है। पंडित जी ने एक विशेष पूजा और हवन करने का सुझाव दिया, जिससे रंजना की आत्मा को शांति मिल सके। पंडित जी ने कहा, इस आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें यह जानना होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। हमें उसकी आत्मा को न्याय दिलाना होगा। रवि और निधि ने पुलिस रिपोर्ट्स और रंजना की मौत से जुड़े अन्य दस्तावेजों को खंगाला। उन्हें पता चला कि रंजना की मौत की रात वह अपने बेडरूम में अकेली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ खास नहीं मिला था, जिससे उसकी मौत का कारण पता चल सके। उन्होंने मिस्टर मेहरा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर मेहरा कुछ छिपा रहे थे। एक रात निधि को फिर से वही सपना आया, जिसमें रंजना उसे पुकार रही थी। इस बार निधि ने सपने में रंजना से बात करने की कोशिश की। रंजना ने उसे बताया कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी। उसे किसी ने जहर दिया था। निधि ने तुरंत रवि को यह बात बताई। उन्होंने अब यह तय कर लिया कि वे किसी भी कीमत पर इस रहस्य को सुलझाएंगे
उन्होंने एक प्राइवेट जासूस अरुण को इस मामले की तहकीकात करने के लिए रखा। अरुण ने अपनी जांच शुरू की और पाया कि रंजना के मौत के समय घर में मिस्टर मेहरा के अलावा कोई नहीं था। उसने यह भी पता लगाया कि मिस्टर मेहरा के बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था और रंजना की इंश्योरेंस पॉलिसी की राशि बहुत बड़ी थी। अरुण ने बताया कि मिस्टर मेहरा के बैंक खातों में अचानक से बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, जो रंजना की मौत के बाद ही हुए थे। यह साफ था कि मिस्टर मेहरा ने इंश्योरेंस की राशि से अपनी वित्तीय स्थिति सुधारी थी। रवि और निधि ने इन सबूतों को पुलिस के सामने रखा। पुलिस ने मिस्टर मेहरा को गिरफ्तार किया और उनसे कड़ी पूछताछ की। आखिरकार मिस्टर मेहरा ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही रंजना को जहर दिया था ताकि वह उसकी इंश्योरेंस की राशि हासिल कर सके। रंजना को न्याय मिला और उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हुई। पंडित जी ने फ्लैट में एक विशेष पूजा की, जिससे वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। रवि और निधि ने महसूस किया कि अब उनके फ्लैट में सब कुछ सामान्य हो गया है। उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत की और अपने पुराने डर और चिंताओं को पीछे छोड़ दिया। अब उनका फ्लैट एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण जगह बन गया था, जहां वे अपने भविष्य के सपने बुन सकते थे। इस घटना ने रवि और निधि को यह सिखाया कि कभी कभी अतीत के साए हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई और न्याय की राह पर चलें, तो हर डर का सामना कर सकते हैं। गांव में इस घटना की चर्चा लंबे समय तक रही। लोग अब भी उस फ्लैट के बारे में बातें करते थे, लेकिन अब डर की नहीं, बल्कि एकता और साहस की मिसाल के रूप में। रवि और निधि ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चाई और साहस से हर डर को जीता जा सकता है। उनके जीवन में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो, अगर हम एकजुट होकर उनका सामना करें, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। निधि ने रंजना की आत्मा के लिए एक छोटी सी प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने रंजना की याद को सम्मानित किया और उसके लिए शांति की कामना की। इस सभा में शामिल होकर जबकि रवि और निधि को लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो गया है, फ्लैट में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। निधि को फिर से महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। रात को दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, अजीब आवाजें और छाया का दिखना फिर से शुरू हो गया था। रवि ने सोचा कि शायद यह सब सिर्फ मन का वहम है, लेकिन निधि के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने एक दिन पंडित जी से फिर से संपर्क करने का निर्णय लिया। पंडित जी ने बताया कि शायद उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नजरअंदाज कर दी है। पंडित जी ने एक बार फिर फ्लैट का निरीक्षण किया और पाया कि फ्लैट में एक बहुत ही पुरानी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। पंडित जी ने कहा, यह आत्मा सिर्फ रंजना की नहीं है, यहाँ कुछ और भी है जो इस फ्लैट से जुड़ा हुआ है। हमें इस रहस्य की तह तक जाना होगा। निधि और रवि ने फ्लैट के इतिहास को और गहराई से खंगालने का निर्णय लिया। उन्होंने पड़ोसियों से बात की, पुराने रिकॉर्ड्स देखे और इस फ्लैट से जुड़े किसी भी पुराने रहस्य का पता लगाने की कोशिश की। रवि और निधि को पता चला कि यह फ्लैट बहुत पुराना है और यहाँ पहले भी कई रहस्यमय मौतें हुई हैं। यह फ्लैट एक समय एक छोटे से श्मशान के पास बना था, जिसे बाद में हटा दिया गया था। उन्हें यह भी पता चला कि यहाँ कई साल पहले एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। इस जानकारी ने निधि और रवि को और भी डरा दिया। उन्होंने पंडित जी से इस बारे में बात की और उनसे मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, हमें इस आत्मा को भी मुक्त करना होगा। इसके लिए हमें एक विशेष तंत्र मंत्र का आयोजन करना होगा। पंडित जी ने एक विशेष तंत्र मंत्र की तैयारी शुरू की। इस तंत्र मंत्र में कई कठिन विधियों और मंत्रों का प्रयोग किया गया ताकि आत्मा को शांति मिल सके। पंडित जी ने निधि और रवि को विशेष रूप से हिदायत दी कि वे इस तंत्र मंत्र के दौरान बिल्कुल भी न घबराएं और पूरी तरह से एकाग्र रहें। तंत्र मंत्र की रात पंडित जी ने फ्लैट के चारों ओर पवित्र धागे का घेरा बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार आगे बढ़ा, फ्लैट के अंदर की हवा और भी भारी होती गई। निधि और रवि को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं,
जो उनके दिलों में डर का संचार कर रही थीं। तभी अचानक फ्लैट के अंदर की सभी लाइटें बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पंडित जी ने कहा, डरो मत, यह आत्मा की प्रतिक्रिया है, हमें धैर्य और साहस से काम लेना होगा। अचानक फ्लैट के अंदर एक तेज रोशनी का प्रकट होना शुरू हुआ। एक धुंधली आकृति उभरने लगी, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। यह आत्मा वही आदमी था जिसने यहाँ आत्महत्या की थी। वह आत्मा बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। पंडित जी ने आत्मा से बात करने की कोशिश की। कौन हो तुम? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? पंडित जी ने पूछा। आत्मा ने गुस्से में जवाब दिया, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। मुझे धोखे से मारा गया था और अब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसे उसके दोस्तों ने धोखा दिया था और वह इस फ्लैट में ही फंस गया था। उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और वह अब तक इसी फ्लैट में भटक रही थी। पंडित जी ने आत्मा को शांति दिलाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उन्होंने आत्मा से कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाने के लिए यहाँ हैं, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। पंडित जी ने आत्मा की मुक्ति के लिए अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे फ्लैट को घेर लिया और आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। पंडित जी ने महसूस किया कि अब फ्लैट पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित हो गया है। अगली सुबह रवि और निधि ने महसूस किया कि फ्लैट में अब कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, सब कुछ सामान्य और शांतिपूर्ण था। उन्होंने पंडित जी को धन्यवाद दिया और अपने जीवन की नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। रवि और निधि ने इस अनुभव से सीखा कि कभी कभी हमें अज्ञात और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस से काम लें तो हम हर डर को हरा सकते हैं। उन्होंने अपने फ्लैट में सुख और शांति से रहना शुरू किया और अतीत की सभी घटनाओं को पीछे छोड़ दिया। निधि ने रंजना और उस आत्मा की याद में एक छोटी सी प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस घटना ने उन्हें और भी मजबूत और एकजुट बना दिया। अब रवि और निधि अपने फ्लैट में खुशी खुशी रह रहे थे। उनका फ्लैट अब सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां उन्होंने अपने डर को हराया और सच्चाई और साहस से जीवन की नई शुरुआत की। दोस्तों, आज की तीसरी सच्ची घटना की कहानी हमें नेहा जी ने भेजी है। अरविंद एक युवा IT पेशेवर था, जिसने अपनी मेहनत और लगन से मुंबई में अच्छी नौकरी और एक शानदार जीवन स्थापित किया था। हाल ही में उसने अपनी पहली कार खरीदी थी, एक चमचमाती हुई नई सेडान। इस कार को खरीदने का सपना वह लंबे समय से देख रहा था और आखिरकार उसका यह सपना साकार हो गया था। एक दिन अरविंद ने अपने दोस्तों राहुल, सुमित और प्रिया के साथ अपनी नई कार में रात की ड्राइव पर जाने का फैसला किया। यह मुंबई की ठंडी और सुहानी रात थी और वे सभी शहर के किनारे एक लंबे शांत ड्राइव का आनंद लेने के लिए उत्साहित थे। रात करीब 11 बजे उन्होंने वाशी पुल पार किया और नेशनल हाईवे पर चल पड़े। हाईवे पर ट्रैफिक कम था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वे सभी हंसते गाते मजाक करते हुए कार चला रहे थे, जब अचानक सुमित ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। सुमित ने अरविंद से कहा, अरविंद देखो, वह औरत अकेली खड़ी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरविंद ने गाड़ी धीमी कर दी और औरत के पास आकर रुक गया। प्रिया ने खिड़की खोलकर उससे पूछा, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? क्या आपको मदद चाहिए? वह औरत बिना किसी हिलचल के खड़ी रही और धीरे धीरे उसने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अरविंद ने उससे कहा, आइए, हम आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देंगे। वह औरत धीरे धीरे कार के पास आई और पिछली सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे प्रिया और सुमित थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही कार फिर से हाईवे पर दौड़ने लगी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो कार के रेडियो ने अपने आप ही चैनल बदलना शुरू कर दिया। फिर कार की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं और फिर से जल उठीं। राहुल ने इसे इलेक्ट्रिकल समस्या मानकर अनदेखा किया।
लेकिन प्रिया ने महसूस किया कि कुछ गलत है। वह औरत चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे की उदासी सभी को विचलित कर रही थी। सुमित ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद ने ड्राइविंग करते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? वह औरत धीरे धीरे बोली, मुझे आगे वाले गांव में जाना है। उसकी आवाज सुनकर अरविंद और उसके दोस्त चौंक गए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह कहीं दूर से आ रही हो। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? वह औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मेरा नाम रंजना है। रंजना की बात सुनकर प्रिया ने पूछा, आप इस समय यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? रंजना ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे यहाँ कोई छोड़कर चला गया था, मुझे घर पहुँचना है। उसकी बातें सुनकर अरविंद को कुछ अजीब लगा। उसने कार को सड़क किनारे रोका और मिरर में देखा। रंजना की आंखें अब भी उसी उदासी और रहस्यमयी चमक से भरी थीं। जैसे ही अरविंद ने कार की लाइट बंद की, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अचानक कार के अंदर ठंडी हवा बहने लगी और सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया ने महसूस किया कि रंजना का चेहरा बदल रहा है। उसकी आंखें गहरे काले रंग की हो गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। राहुल ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, अरविंद, यहाँ से चलो। अरविंद ने तुरंत कार स्टार्ट की और तेजी से चलाने लगा, लेकिन रंजना अब विकराल रूप धारण कर चुकी थी। उसने अपने हाथ अरविंद की ओर बढ़ाए और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अरविंद को होश आया, वह एक अजीब गांव में थे। उसकी कार वहीं खड़ी थी और उसके दोस्त बेहोश पड़े थे। गांव का माहौल भयानक था और वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी। चारों तरफ सन्नाटा और भय का माहौल था। अरविंद ने अपने दोस्तों को होश में लाया और सभी ने महसूस किया कि रंजना गायब हो चुकी है। वे सभी भयभीत और उलझन में थे, यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अरविंद और उसके दोस्तों ने गांव के कुछ निवासियों से बात करने का फैसला किया। उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, यह गांव कौन सा है और यहाँ क्या हो रहा है? बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, यह गांव बहुत पुराना है और यहाँ कई साल पहले एक भयानक घटना हुई थी। एक लड़की रंजना यहाँ से अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और वह उसे इस हाईवे पर छोड़कर चला गया। रंजना की लाश बाद में इस हाईवे के पास पाई गई। तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है और मदद मांगने वाले लोगों के साथ यही होता है। अरविंद और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे रंजना की आत्मा को शांति दिलाएंगे। उन्होंने गांव के पंडित से मदद मांगी, जिसने उन्हें एक विशेष पूजा और तंत्र मंत्र के बारे में बताया, जिससे अरविंद और उसके दोस्तों ने इस घटना के बाद कुछ महीनों तक रात की ड्राइविंग से परहेज किया। लेकिन समय बीतने के साथ उनके जीवन में सामान्यता वापस आ गई। एक दिन अरविंद और उसके दोस्त फिर से एक साथ ड्राइव पर जाने का निर्णय लेते हैं। यह एक अलग रास्ता था, एक अलग अनुभव के लिए। रात के करीब 10 बजे वे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर निकलते हैं। चारों तरफ अंधेरा और ठंड का मौसम था। कुछ दूरी पर उन्हें सड़क के किनारे एक टूटी फूटी कार दिखाई दी। अरविंद ने धीमी गति से गाड़ी चलाई और देखा कि कार के पास एक आदमी खड़ा था, जो मदद के लिए हाथ हिला रहा था। राहुल ने कहा, शायद हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरविंद ने गाड़ी रोकी और खिड़की खोलकर उससे पूछा, क्या हुआ? क्या आपको मदद चाहिए? आदमी ने बताया कि उसकी कार खराब हो गई है और वह घर नहीं पहुंच पा रहा है। उसने अरविंद और उसके दोस्तों से मदद मांगी। उन्होंने सोचा कि यह एक सामान्य घटना है और आदमी को अपनी कार में बैठा लिया। जैसे ही आदमी बैठा, चारों दोस्तों ने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। सुमित ने नोटिस किया कि उस आदमी के कपड़े बहुत पुराने थे, जैसे वह किसी पुराने जमाने का हो। अरविंद ने ड्राइविंग करते हुए पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आदमी ने धीरे धीरे जवाब दिया, बस आगे वाले गांव में छोड़ देना। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मेरा नाम महेश है। जैसे ही महेश ने अपना नाम बताया, कार के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं।
रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। हेडलाइट्स एक बार फिर बंद और चालू होने लगी। प्रिया ने डरते हुए कहा, यह सब फिर से हो रहा है। अरविंद ने गाड़ी तेज कर दी, लेकिन उसकी हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही थी। महेश अब भी चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर महेश से पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? महेश ने जवाब दिया, मेरा परिवार यहाँ कहीं खो गया है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। उसकी बातों से अरविंद और उसके दोस्त और भी परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि महेश की कहानी कितनी सच्ची है। थोड़ी देर बाद महेश ने कहा, बस यहाँ रोक दो। अरविंद ने कार को सड़क के किनारे रोका। महेश कार से उतर गया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्त सत्ते में थे। उन्होंने कार के अंदर देखा तो महेश की उपस्थिति का कोई भी निशान नहीं था। डर और उलझन में अरविंद ने वापस उसी गांव में जाने का निर्णय लिया जहां उन्होंने रंजना की आत्मा को मुक्त किया था। वे पंडित जी के पास पहुँचे और सारी घटना बताई। पंडित जी ने ध्यान से सब कुछ सुना और कहा, यह आत्माएं हैं जो अपनी कहानी कहने और न्याय पाने के लिए भटक रही हैं। शायद महेश भी उन्हीं में से एक है। हमें उसकी आत्मा को भी शांति दिलानी होगी। पंडित जी ने एक और तंत्र मंत्र का आयोजन किया और महेश की आत्मा को शांति दिलाने के लिए विशेष पूजा की। इस बार अरविंद और उसके दोस्तों ने पूरी श्रद्धा और ध्यान से पूजा में हिस्सा लिया। पूजा के बाद पंडित जी ने बताया कि महेश की आत्मा भी अब मुक्त हो गई है और उसे शांति मिल गई है। उन्होंने अरविंद और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वे सुरक्षित हैं। इस अनुभव ने अरविंद और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि हमें उन आत्माओं की मदद करनी चाहिए जो अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए हमारी दुनिया में भटक रही हैं। अरविंद और उसके दोस्तों ने इस घटना के बाद एक नई शुरुआत की। उन्होंने आत्माओं की मदद के लिए एक छोटा समूह बनाया और जरूरतमंद आत्माओं की सहायता करने का संकल्प लिया। अब अरविंद और उसके दोस्त अपनी जिंदगी में शांति और संतोष महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने न केवल अपने डर का सामना किया बल्कि कुछ आत्माओं को भी शांति दिलाई। कुछ महीनों बाद अरविंद और उसके दोस्तों ने फिर से एक साथ बाहर जाने का फैसला किया। वे एक नई फिल्म देखने के लिए मुंबई के एक मशहूर थिएटर में गए। फिल्म देखने के बाद जब वे अपनी कार में वापस लौटे तो सुमित ने देखा कि कार की पिछली सीट पर कुछ अजीब सा चमक रहा था। उसने दोस्तों को दिखाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब वे घर लौट रहे थे तो रास्ते में अचानक कार के अंदर ठंड बढ़ गई। प्रिया ने अपने पास बैठी सीट को देखा और वहाँ एक अजीब छाया को महसूस किया। उसने अरविंद से कहा, क्या तुमने महसूस किया? कार के अंदर बहुत ठंडक हो रही है। अरविंद ने जवाब दिया, हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। शायद हमें जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही वे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे, अरविंद को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसकी आंखों के कोनों से उसे एक धुंधली छवि दिखाई दी, एक व्यक्ति जो सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। राहुल ने भी देखा और चिल्लाया, अरविंद, कार रोक दो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरविंद ने जल्दी से गाड़ी रोकी और सभी कार से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि कार के अंदर एक धुंधली आकृति अब भी बैठी है। यह वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने पिछले अनुभव के दौरान देखा था। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और नाराजगी थी। उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरविंद ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? आकृति ने जवाब दिया, मेरा नाम संजय है, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। अरविंद और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उन्हें एक और आत्मा का सामना करना पड़ा है। संजय ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। वह एक गरीब आदमी था जिसने अपनी जिंदगी की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए जीने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसे धोखे से मार दिया गया और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। संजय ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरी आत्मा को शांति चाहिए।
अरविंद और उसके दोस्तों ने संजय की आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया। वे फिर से पंडित जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। पंडित जी ने उन्हें एक और तंत्र मंत्र की विधि बताई। उस रात अरविंद और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ संजय की आत्मा ने पहली बार प्रकट हुई थी। उन्होंने पंडित जी के निर्देशानुसार तंत्र मंत्र किया। पूजा के दौरान संजय की आत्मा प्रकट हुई और उसने धीरे धीरे अपनी नाराजगी और दुख को छोड़ दिया। उसने अरविंद और उसके दोस्तों को धन्यवाद कहा और उसकी आत्मा शांति में विलीन हो गई। इस अनुभव ने अरविंद और उसके दोस्तों को यह सिखाया कि आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने पंडित जी का धन्यवाद किया और अपने जीवन में फिर से सामान्यता लाने की कोशिश की। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरविंद और उसके दोस्तों को अब यह एहसास हो चुका था कि मुंबई की सड़कों पर और भी कई अनजान आत्माएं भटक रही हैं, जिन्हें शांति की जरूरत है। अरविंद और उसके दोस्तों ने एक समूह बनाया जो भटकती आत्माओं की मदद करने के लिए समर्पित था। उन्होंने इस काम में पंडित जी की सहायता भी ली और कई आत्माओं को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। एक रात जब वे एक और आत्मा की मदद के लिए निकले थे, उन्हें एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली आत्मा का सामना करना पड़ा। यह आत्मा बहुत ही खतरनाक और विध्वंसक थी। उसने अरविंद और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह डरा दिया। अरविंद और उसके दोस्तों ने इस आत्मा से लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पंडित जी से विशेष तंत्र मंत्र सीखा और उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए तैयार हो गए। उस रात अरविंद और उसके दोस्तों ने अपने साहस और धैर्य से उस आत्मा का सामना किया। उन्होंने तंत्र मंत्र का सही ढंग से पालन किया और अंत में उस आत्मा को शांति दिलाने में सफल रहे। इस घटना ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल आत्माओं को शांति दी, बल्कि अपने जीवन में भी शांति और संतोष प्राप्त किया। अरविंद और उसके दोस्तों ने अब आत्माओं की मदद को अपना मकसद बना लिया। उन्होंने कई और आत्माओं को शांति दिलाई और मुंबई की सड़कों पर भटक रही अनगिनत आत्माओं को मुक्त करने का प्रण लिया। यह सच्ची घटना की कहानी अब भी एक रोचक और भयावह अनुभव के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कहानियां जरूर पसंद आई हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी ही और भी हॉरर कहानियां सुनने के लिए धन्यवाद।